हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक। और ये टॉपिक इसलिए अच्छा है क्योंकि जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीआरई, यानी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। और चलिए फटाफट आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया। तो सारे इसमें हम जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। और मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न होगा कहिएगा तो कमेंट में आप लिखिएगा, यदि उसको भी आप चाहते हैं तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, तो हर पार्ट हम क्लियर करा देंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे जितने भी जीके और साइंस का जो टोटल प्रश्न बनेंगे तो वो हम इसमें कराने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देर न करते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। यानी वर्तमान समय में, मतलब हाल ही में, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, लेकिन कहाँ से कहाँ, किसको किसको जोड़ेगा, तो ये कटरा है, कटरा से रियासी को जोड़ेगा। कटरा से किसको जोड़ेगा, कटरा और रियासी को जोड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो क्या कह रहा है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो सेमिकन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में, तो इसमें माइक्रो टेक्नोलॉजी के जो सीईओ हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो संजय मल्होत्रा हैं, तो उन्होंने ही निर्णय किया कि जो कंपनी बनेगी वो कहाँ लगेगी, गुजरात में लगेगी। ठीक है, तो उनका क्या नाम है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के जो सीईओ हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है, वो है, उनका नाम संजय मल्होत्रा। क्या नाम है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, मल्होत्रा। तो इन्होंने ही घोषणा किया है कि कंपनी जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, गुजरात में लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, कह रहा है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आप पे छोड़ते हैं, आप बताइएगा। ए में है इरविन, बी में है एच.एस. पोलक और सी में है डॉक्टर ग्रांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ठीक है, क्या इरविन होगा, या एच.एस. पोलक होगा, या डॉक्टर ग्रांट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन हम भी करा देते हैं, लेकिन ज़रा अभी कन्फ्यूजन है इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम खुद डाउट में रहें और आपको करा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए जो कराएंगे लेकिन वो 110% सही कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, और वो एक ही प्रश्न था, नहीं तो सब हम कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है आईसीसी, ये किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो अभी जो यूक्रेन में युद्ध हुआ था, तो उसी के लिए जो व्लादिमीर पुतिन है उन पर ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो देख लीजिए ऑप्शन, फर्स्ट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी में है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही हो जाएगा आपका, ये जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, इन्हीं पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ ये आयोजित हुआ था? तो ये न्यू पापुआ गिनी में आयोजित हुआ था। कहाँ? न्यू पापुआ गिनी में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो शिखर सम्मेलन FIPIC शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 22 मई 2023 को हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 22 मई 2023 को। ये भी ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 22 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 6 के बाद क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट पेज हो जाएगा 7 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? यानी रोवन विल्सन जो है ये किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये कहाँ के हुए हैं? क्या न्यूयॉर्क के हैं या शिकागो के हैं या वाशिंगटन के? तो सब अमेरिकी ही राज्य है। तो देख लीजिए ये कहाँ के हैं? ये न्यूयॉर्क के हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क के हैं। ठीक है, रोवन विल्सन जो कि अश्वेत मुख्य न्यायाधीश पहले चुने गए हैं, कहाँ के? तो न्यूयॉर्क के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1949 में हुआ था। और इसमें इसका जो मुख्यालय होता है कहाँ होता है? ब्रुसेल्स होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वही पूछा कि नाटो प्लस में, यानी उसमें जो ऐड हुआ है अलग से, यानी प्लस हुआ है, तो नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये कौन सिफारिश किया है? तो वो हो जाएगा USA। कौन हो जाएगा? USO। यानी निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो कौन से देश की संसदीय समिति? तो USA यानी अमेरिका की संसदीय समिति ने यह सिफारिश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों आपसे बार बार बोल रहे हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था जॉर्जी गास्पिडोनोव को। किसको दिया था? जॉर्जी गास्पिडोनोव को दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपको सही हम बताने वाले हैं। आप मिला सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो ये कह रहा है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी ट्विटर के जो नए CEO हैं वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं लिंडा याकारिनो। कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो है ये ट्विटर के नए CEO बन गए हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर कह रहा है, और क्या कह रहा है? तो देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी जो सेंसस 2011 हुआ था उसके अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या रही? तो बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना रहे? तो 53.57% रहा। ठीक है, कितना रहा? 53.57%। लेकिन वही ये क्या है? ये वुमेन का है। ठीक है, और लेकिन मैन का कह दे कि मैन का कितना रहेगा? तो ये मैन का यदि पूछेगा तो ये 70.32%। कितना रहेगा? 70.32%। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यदि टोटल कह दे, टोटल साक्षरता दर कह दे, टोटल कितना है, यानी पुरुष महिला सम्मिलित रूप से मतलब का है, वो कितना है? तो वो कितना हो जाएगा? 61.80%। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता दर 53.57 यानी 53.57% है। ठीक है, प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्या कह रहा है? 12 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, नवाजा गया, जानी जाती है, यानी किस रूप में इनको जाना जाता है? क्या पेपर मेसी कलाकार के रूप में, या अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, या वास्तुविद के रूप में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेपर मेसी कलाकार के रूप में सुभद्रा देवी को जाना जाता है, ठीक है। और ये मधुबनी की रहने वाली हैं, ठीक है, मधुबनी में ही इनका ससुराल है। और इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा दिल्ली में रहता है, उन्हीं के साथ अभी ये रहती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ दिया गया है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो पेपर मेसी कला क्या होता है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो पेपर मेसी कला में क्या किया जाता है कि इसमें कागज़ को पहले पानी में फुलाया जाता है, उसमें डुबा दिया जाता है और उसको फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। कागज़ जैसे फूल जाता है, फिर उसे कूट कर विभिन्न आकार दिया जाता है और उससे बहुत अच्छा नमूना तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सुभद्रा देवी को, जिनको 2023 में पद्म श्री से नवाजा गया है, वो क्या हैं? पेपर मेसी कलाकार के रूप में भी प्रख्यात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 13 नंबर का कह रहा है, और क्या कह रहा है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? यानी जो भारत का नया संसद बना है, जो त्रिभुजाकार है, उसके प्रभारी जो वास्तुकार हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बिमल पटेल, यानी पद्मश्री बिमल पटेल उनका नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने 14 नंबर का, तो वो भी देख लीजिए। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, देख लीजिए फिर से। तो देखिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा हमको डाउट है। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसको कमेंट में बताइएगा कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? यानी कौन सा राज्य है जो कि अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर जो समुदाय कैटेगरी है, उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार है। कौन है? मध्य प्रदेश सरकार है जो ट्रांसजेंडरों को अब ओबीसी का दर्जा दे चुका है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ। चलिए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी अपने जगह पर पहुंचिए, आपको मंजिल मिले, आप इतना मेहनत किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने 17 नंबर का, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी सही कथन को चूज करना है। तो ए में दिया है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो ये तो सही है, जानवर से भी पता लग जाता है, ठीक है। तो देखिए बी में दिया है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, उद्गम का केंद्र जो होता है उसके ठीक ऊपर के केंद्र को अधिकेंद्र ही कहा जाता है। तो यह भी राइट है। और सी में दिया है, पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो नहीं, ये गलत है। पी तरंग कैसी तरंग होती है? ये अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, यानी ध्वनि जैसी होती है। लेकिन जो एस तरंग होती है, एस वेव जो होता है, एस वेव, ये क्या ऐसी होती है? ये अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है एस वेव, ठीक है। तो चलिए, तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, देखिए जरा छोटा कर लेते हैं, सब ऑप्शन आपको दिखे। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप
कि लेक सुपेरियर के संबंध में सत्य है, यानी जो सुपीरियर झील है उसके बारे में कौन सा सत्य है इसमें से देखना है। तो देखिए ए में दिया है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। कौन कौन देश? अमेरिका और कनाडा, वही यूएसए और कनाडा के बीच 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो नहीं, ये लगभग कितना बनाती है? 8890 या 91 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितना सीमा बनाती है? ये गलत हो जाएगा, 8891 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है। दूसरा दिया है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। नहीं, ये खारे जल का नहीं है। ये कैसा है? ये जो है सबसे बड़ा मीठे जल का है, मीठे जल का। ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कनाडा और यूएसए का मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। कह रहा है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? यानी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर शुक्र को, यानी जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है। इसको सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, भगनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं और कमेंट में बताइएगा कि शुक्र का कलर कैसा होता है। बृहस्पति का तो पीला होता है, मंगल का लाल होता है। ठीक है, लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल को, और इसका बृहस्पति का पीला होता है कलर, लेकिन शुक्र का कलर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का, और कमेंट में बताइएगा अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है। कमेंट में बताइएगा, बृहस्पति है कि शनि है, कमेंट कीजिएगा यदि आप अपडेट हुए हैं तो। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए शनि है। 145 उपग्रह हो चुके हैं शनि का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। तो देखिए 20 नंबर क्या है क्वेश्चन। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा कौन है? तो वेनेजुएला जो है ये अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। चिली नहीं है, अर्जेंटीना भी नहीं है। ठीक है। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अमेजन नदी का जो बेसिन होता है उसमें कौन कौन आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए वेनेजुएला तो आपका राइट आंसर होगा ही, साथ में आपका आ जाएगा बोलिविया आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, कोलंबिया आ जाएगा, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू तथा सूरीनाम। तो इन क्षेत्रों तक अमेजन नदी का बेसिन फैला हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन में वेनेजुएला भी है, तो वेनेजुएला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर यानी नीचे से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, यानी ऊपर तक कौन कौन जाता है? तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल रहता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल रहता है। ठीक है। तब मध्य मंडल रहता है, और मध्य मंडल के बाद ताप मंडल रहता है, उसके बाद बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर रहता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए में क्षोभ मंडल, उसके बाद मध्य मंडल गलत हो गया, क्षोभ मंडल मध्य मंडल गलत हो गया। देखिए इसमें क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, तब मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, तब बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है, कह रहा है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो देखिए दोस्तों, जो लद्दाख है ये मलेशिया का है, यानी हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। तो लद्दाख मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगह का होता है, तो लद्दाख मलेशिया सही है। फिर है मिल्पा, तो ये रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे का है। आप रोडेशिया कहने से घबराइएगा मत, एक उत्तरी रोडेशिया है, एक दक्षिणी रोडेशिया है। ठीक है। एक जिम्बाब्वे होता है, एक जाम्बिया होता है, तो वही रोडेशिया दे दिया है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए चेन्ना दिया है, तो चेन्ना जो है ये बांग्लादेश का नहीं, ये कहाँ का होता है? श्रीलंका का होता है। चेन्ना कहाँ का होता है? श्रीलंका का। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन और इसके अलावा देखिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन था इसमें तो आप देख ही लिए कि चेन्नई कहाँ का था। चेन्नई जो था श्रीलंका का था। कहाँ का था? श्रीलंका का। ठीक है, ये बांग्लादेश का नहीं है। उसी प्रकार आपको जानना चाहिए कि जो रे है ये कहाँ का है? स्थानांतरित कृषि। तो ये रे होता है, ये वियतनाम का होता है। कहाँ का? वियतनाम का होता है। ठीक है, उसी प्रकार कह दे तुंगिया कहाँ का है? तुंगिया बड़ी एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम इसको भी बता दिए, ध्यान पे आ गया। तो देखिए तुंगिया जो है ये म्यांमार का स्थानांतरित कृषि है, म्यांमार का। ठीक है, जिसका पुराना नाम वर्मा है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपताव। ठीक है, मुद्रा क्या है म्यांमार का? क्यात है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 23 नंबर का ज्योग्राफी से बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर है, यदि ग्रीनविच में दोपहर यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT है उसमें दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो देखिए ए में है सुबह 10, बी में है दोपहर 1, सी में है दोपहर 2, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपल सा यहाँ पे जानना है कि ग्रीनविच यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम में कितना समय बज रहा है? दोपहर के 12 यानी 12 दोपहर हो रहा है। ठीक है, तो आपको ग्रीनविच के जो आपको मालूम चलना चाहिए कि 0 डिग्री देशांतर से यदि हमको 30 डिग्री देशांतर जाना होगा, 30 डिग्री, तो यहाँ से मतलब हमारा कितना होगा? कहने का मतलब अब से इसको कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 12 बजा है। ये 12 कब का है? सुबह दोपहर का है कि रात का? तो ये दोपहर का 12 बजा है। ठीक है, दोपहर का 12 बजा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री देशांतर से हमको कहाँ जाना है? 30 डिग्री जाना है। तो 30 डिग्री जाने में अंतर कितना होगा? 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री देशांतर के बीच अंतर कितना है? 30 डिग्री। और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि एक यानी प्रत्येक मध्याह्न रेखा को यदि पार किया जाता है तो पार करने पर क्या होता है? पूर्व में समय 4 मिनट आगे होता है, यानी पश्चिम जाइएगा तो समय 4 मिनट पीछे होता है। यानी प्रत्येक मध्याह्न यानी एक मध्याह्न पार कीजिएगा पूर्व में तो 4 मिनट समय आगे जाएगा, और यदि एक मध्याह्न पश्चिम में जाएगा तो 4 मिनट समय घटेगा। तो ये देखिए ये कितना जा रहा है? 30 का अंतर आ रहा है। यदि हमको एक मध्याह्न रहेगा तो 4 मिनट का अंतर रहेगा, तो ये तो 30 है, तो 30 गुणे 4 कर देंगे, इतना आगे चला जाएगा। ठीक है, जो अंतर आया है तो 3 चौका 12 यानी 120, ये क्या आ गया? मिनट आ गया। ठीक है, तो 120 मिनट यानी 120 मिनट आगे जाएगा, यानी 120 को घंटा में बदलेंगे तो यानी 60 मिनट में 1 घंटा, तो ये 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यदि 12 दोपहर बजा है तो 12 से 1 घंटा आगे जाएंगे तो 1 बजेगा, और 2 घंटा आगे जाएंगे तो 2 बजेगा, तो 2 बज जाएगा दोपहर। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में है आपका दोपहर 2 बजे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक पूछा है, यानी मेन मिनरल्स क्या होते हैं उसमें। तो आपको मालूम होना चाहिए सीमा। ठीक है, तो सीमा का मतलब क्या होता है? सी से होता है सिलिका और मा से होता है मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मा से होता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि दिया रहता है सियाल सीमा नीफे, यानी सियाल पृथ्वी के भूप्रपट्टी में रहता है, सियाल सीमा और नीफे। ठीक है, आप पढ़े होंगे पहले से। तो सियाल मतलब होता है, सी से होता है सिलिका और याल से एल्युमिनियम। ठीक है, ये होता है सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे में तो नी से होता है निकेल और फे से फेरस यानी लोहा हो जाता है। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पूछा है महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन में देख लीजिए किस में सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन
ए में आपको देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, और क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द, सॉरी दोस्तों उसको देखिए यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो मल्चिंग शब्द का व्याख्या कौन करता है? क्या खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना है, या दिया है बी में कंटूर के पत्थरों घास आदि से ढकना है, यह भी नहीं होगा। फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत ढकना है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या किया जाता है कि खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को ही मल्चिंग कहा जाता है। जो खुली मिट्टी होती है उसको ढक दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, तो फसलों के बीच खाली ज़मीन यानी खुली जो ज़मीन है उसी को पुआल जैसे जैविक पदार्थ से या पतली प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, उसी को मल्चिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी खरपतवार से भी वो बच जाता है, कहने का मतलब। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों की सही युग्म है। यानी खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और कहाँ वो अवस्थित है उसका सही युग्म मिलाना है। तो केजी बेसिन क्या बंगाल की खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो केजी बेसिन होता है, यानी के से होता है कृष्णा, के से होता है कृष्णा, ठीक है, और जी से होता है गोदावरी। यानी कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है ये कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब जैसे ही आप इंडिया का नक्शा देखिएगा, ठीक है, इंडिया का नक्शा, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर साइड में ये बांग्लादेश का भी रहता है, तो यही ना बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यानी आंध्र प्रदेश के बगल में बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी सही है। ठीक है, बी में दिया है लुनेज क्षेत्र। तो लुनेज क्षेत्र कहाँ है? तो लुनेज जो क्षेत्र है ये गुजरात में पड़ता है, तो ये भी सही है। सुरमा घाटी कहाँ है? तो सुरमा घाटी असम में ही है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27 नंबर। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल, ये दोनों जनजाति है वहाँ के, निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये कदम का भी पूजा करते थे और इमली का भी पूजा करते थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बिरसा मुंडा का जनजातीय गौरव दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का आपके सामने। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? यानी आमतौर पर पूछ लिया गया है कि जायद फसल कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये जितना भी सारा है, उड़द वगैरह, ये सब जायद फसल के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और जायद फसल में कौन कौन आ जाएगा? यहाँ पर तो तरबूजा दिया है, खीरा दिया है, खरबूजा दिया है, ककड़ी भी हो जाएगा, उड़द भी हो जाएगा, जो सूरजमुखी यानी सनफ्लावर आप कहते हैं, मूंग का दाल हो गया, ये सब जायद फसल में ही आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने कह रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर चूज करना है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, तो बिल्कुल सही है। फिर है बी में व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी में दिया है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो देखिए दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल आपका ए सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, लेकिन
जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसमें ब्रह्मदत्त जो थे ये दूसरे सत्याग्रही नहीं थे। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहले सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में वो कौन थे। तो प्रथम जो थे, फर्स्ट जो थे, पहले जो थे JL नेहरू थे। कौन थे? JL नेहरू जी थे। ठीक है, जब सेकंड कहेगा कि सेकंड कौन थे, सेकंड, तो सेकंड में आपको मालूम होना चाहिए कि विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, और जब थर्ड कहेगा कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे, तब आपका ये हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये भी गलत। और यहाँ पर पूछा है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि गलत है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के यानी द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए ये रहा आपका प्रश्न। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो कौन सी जनजाति थी कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो ऑप्शन ए में है सन्यासी, संथाल, उरांव। तो वो सन्यासी थे जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिए थे, या संथाल थे या उरांव थे। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 31 नंबर कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं पूछा है, यहाँ सही सुमेलित नहीं कौन है, यानी कौन नहीं है सुमेलित में। देखिए 31, तो इंडियन स्पेक्टेटर ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर किसको कहा जाता है? तो ये बेहराम जी मलबारी को। ठीक है, बेहराम जी मलबारी। ठीक है, अब यंग इंडिया के प्रतिपादक कौन थे? यानी यंग इंडिया 2 पुस्तक थी। ठीक है, एक महात्मा गांधी लिखे थे, एक लाला लाजपत राय भी थे लिखे। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। यहाँ है एडवोकेट ऑफ इंडिया, यानी एडवोकेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन है? दादा भाई नौरोजी तो नहीं, एडवोकेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, ये भी गलत है। इससे रिलेटेड है BG तिलक है। कौन है? BG तिलक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 32 नंबर। क्या कह रहा है? आइए प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 1938 यानी 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई? राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है, अब देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या है? तो देखिए पुस्तक का नाम दिया गया है, लेखक कौन है बताना है। 33 में महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या जीवत राम भगवान दास कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सैयद अली जहीर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेनिसेंसेस पुस्तक के लेखक पूछा है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो ये है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर लेने से इनकार कर दिया? यानी वो कौन सा आंदोलन था जिसके प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर लेने से ही इनकार कर दिया? तो क्या बात रहा होगा कि उन्होंने इनकार किया होगा? ऐसा तो कुछ जाहिर सी बात हुआ होगा।
तो जी हाँ, बिल्कुल वो सत्य है। आपने सुना होगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ठीक है। जो बिहार के लोग थे, यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता था, इसीलिए मतलब ये मतलब चौकीदारी कर देने से इनकार करते थे। और उसी समय नमक सत्याग्रह के दौरान ही आपका कौन सा आंदोलन चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं, उसी समय चला था। तो इसीलिए चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यानी वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वो थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और कमेंट में बताइएगा। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, सारा क्वेश्चन करा देंगे A to Z सारा हम इसी वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें आगे का हम प्रश्न करा देंगे, तो घबराइएगा नहीं। आप मिला लीजिएगा इसमें कितना बन रहा है आपका सही, और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।